तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ रहे थे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, तो उसमें अब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, नाम से क्या लग रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता होगा। मैट्रिक्स, देखो दो डिवीजन हम लोग पढ़े, या ऐसा समझो हम लोग दो लेवल पढ़े। फंक्शनल लेवल पढ़े थे, फंक्शनल लेवल क्या था, एम्प्लॉइज, बेसिकली एम्प्लॉइज के ऊपर एक हेड है, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट्स है बहुत सारे, उसका एक अकाउंट्स हेड है, तो वो अकाउंट्स हेड क्या कहलाएगा, फंक्शनल लेवल कहलाएगा, राइट। तो फंक्शनल लेवल और डिविजनल लेवल, डिवीजन पढ़े थे हम लोग, डिवीजन पढ़े थे, तो हम लोग डिवीजन में क्या पढ़े थे, डिविजनल मैनेजर्स होते हैं। तो ये डिविजनल मैनेजर्स, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है तो, और अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर में कुछ फॉलो कर रही है तो उसमें जो फंक्शनल लेवल होता है, दोनों को बात मानना पड़ता है किसका, सीईओ का, यानी अपने हेड का। पढ़े। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, आओ पढ़ते हैं। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाइंड दैट ऑर्गेनाइजिंग अराउंड आइदर फंक्शंस और अराउंड प्रोडक्ट एंड ज्योग्राफी provides an appropriate organizational structure. The matrix structure may be very appropriate when organization conclude that neither functional nor divisional form, even when combined with horizontal linking mechanism like strategic business unit, are right for implementation of their strategy. मतलब ना हम लोग फंक्शनल वे में प्रोसीड कर पा रहे, ना डिवीजन बना के प्रोसीड कर पा रहे, और ना ही हम लोग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट फॉलो कर पा रहे, तब रोल आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का। ठीक है, आगे इन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर functional and product forms are combined, underline करो, functional and product forms are combined simultaneously at the same level of organization. This is the most important line in your matrix structure. तो matrix structure में क्या होता है, जो functional level है, यानी कि जो एक पर्टिकुलर मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वो एम्प्लॉइज है, उनको और प्रोडक्ट का जो फॉर्म है, जैसे सोप बना रहे हैं, उनको, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। फाइन। एम्प्लॉइज हैव टू सुपीरियर, यहाँ पे एम्प्लॉय का दो सुपीरियर होता है, अंडरलाइन करो, अ प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अ फंक्शनल मैनेजर। अगर प्रोडक्ट वाइज बांट रहे हैं हम लोग तो प्रोडक्ट मैनेजर होगा, प्रोजेक्ट वाइज बांट रहे हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, साथ ही साथ फंक्शनल मैनेजर भी होता है। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अगर बात करें तो दैट इज फंक्शनल, उसका हेड कौन होगा, प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर तो है। अब हम लोग क्या किए थे, हम लोग एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहे थे, जैसे सोप, तो वो सोप का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी एक हेड होगा, तो वो प्रोडक्ट मैनेजर हो गया। समझ आया? नहीं, प्रोडक्शन बात कर रहे, अभी सेल्स में नहीं गए। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, और प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के ऊपर जो काम करेंगे, जो लोग, प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए, कलर क्या होगा, साइज क्या होगा, प्राइस क्या होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर जो वर्क करेंगे वो होगा क्या, प्रोडक्ट मैनेजर। ठीक है, तो प्रोडक्ट मैनेजर के अंदर भी एम्प्लॉइज है, प्रोडक्शन के अंदर भी एम्प्लॉइज है। यहाँ पे ये दोनों को ग्रुप करके एक टीम बना दिया गया और ये टीम काम कर रही है। मतलब एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सपोज प्रोडक्शन में ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हाँ, तो एक बना लिया और साथ में एक और टीम है जो देख रही है कि उन लोग का प्रोडक्ट सही बन रहा है, वैसे उस तरह से सिर्फ देख ही नहीं रही है, पूरा इंगेज है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के पीछे, जैसे बताया ना, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, कलर क्या होगा, साइज क्या होगा। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है, रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, राइट। तो उस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अगर कोई भी जो रॉ मटेरियल है वो कम पड़ रहा है तो उसको मंगवाना टाइम पे वो पहुंच जाना चाहिए एम्प्लॉइज के पास, बनाना। लेकिन वो प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन जो हो गया, जैसे कलर क्या होगा, साइज क्या होगा, उसमें और बेटर क्या कर सकते हैं और अपग्रेड क्या कर सकते हैं ताकि जो कंज्यूमर्स है उनका उनको और यूज करने में इजी हो जाए, तो ये सब चीज के ऊपर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट काम करेगी। ठीक है, तो हम लोग ये जस्ट एग्जांपल ये प्रोडक्शन और प्रोडक्ट वाले को मिला दिए। अब इसमें ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का अगर लेते हैं तो फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रही है और वो करके कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ये हो गया प्रोजेक्ट। फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट बैठ के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो ये हो गया मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, जहां पे अकाउंट्स हेड भी है और फाइनेंस हेड भी है। समझ आया? और ये दोनों हेड है, या दो हेड रहेंगे, एम्प्लॉइज के ऊपर दो हेड रहेंगे, और एम्प्लॉइज में कौन कौन रहेगा, अकाउंटेंट्स भी रहेंगे और फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी कुछ एम्प्लॉइज रहेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया प्रोजेक्ट वाइज। समझ आया? तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जब बनता है तब हम लोग उसको बोलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? अंडरलाइन करो, एम्प्लॉइज हैव टू सुपीरियर कर लिया, अ प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर एंड फंक्शनल मैनेजर। ठीक है, द होम डिपार्टमेंट दैट इज इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग इज यूजुअली फंक्शनल एंड इज रीजनेबली परमानेंट। जैसा अभी हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का बात किए थे, प्रोडक्शन का।
People from these functional units are often assigned temporarily to one or more products or projects. Temporary basis पे यहाँ पे काम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। एक बार वो हो गया सक्सेसफुल, उसके बाद फिर अपना अपना डिपार्टमेंट जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। फाइन। The product units or projects are usually temporary and act like divisions in that they are differentiated on product market basis. कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? आगे, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल डिजाइन्स, अंडरलाइन करो। Why? Because it depends upon both vertical and horizontal flows of authority and communication. इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सब सबसे बात कर रहा है। वर्टिकल मतलब क्या हुआ? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और हॉरिजॉन्टल मतलब साइड साइड, तो यहाँ पे सब सबसे बात कर रहे हैं, साइड साइड बात हो रहा है। दो हेड है तो दोनों हेड एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और दोनों हेड अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं। तो ऊपर नीचे हो गया जब हेड एम्प्लॉय से बात कर रहा है या एम्प्लॉय हेड से बात कर रहा है, और जब हेड हेड बात कर रहा है तो वो क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। क्लियर है? तो इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स टर्म दिया गया है। फाइन, बोलो क्या बात है? चलो आ जाओ। In contrast, functional and divisional structures depend primarily on vertical flows of authority and communication. समझ लिए? आगे, a matrix structure can result in higher overhead because it has more management position. इसमें obviously दो head हो गए तो यहाँ पे मैनेजर्स ज्यादा हो गए, मैनेजमेंट पोजीशन ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे खर्चा भी थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का? अंडरलाइन करो। कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्लूड डुअल लाइंस ऑफ बजट अथॉरिटी। ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसको बोला गया है, क्यों? क्योंकि दो अथॉरिटी है यहाँ पर, इसीलिए। आपको नहीं लगता दो अथॉरिटी है, जब दो हेड्स होते हैं तो हो सकता है वहां पे थोड़ा सा एक यूनिटी कम हो जाए, राइट? इसीलिए डुअल सोर्सेस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, दो हेड है तो यहाँ पनिशमेंट भी मिलेगा तो दोनों को मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा तो दोनों को मिलेगा। करेक्ट। शेयर्ड अथॉरिटी, यहाँ पे अथॉरिटी एक नहीं दो जन के पास है तो वो शेयर्ड हो गया है। डुअल रिपोर्टिंग चैनल्स, दोनों हेड अपना अपना रिपोर्टिंग करेंगे तो दो रिपोर्टिंग हो गया। साथ ही साथ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर लोग ज्यादा है, कम्युनिकेशन खराब है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन इज वेरी मच नीडेड। क्लियर है? तो ये पूरा पैराग्राफ में आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। क्लियर है? आगे, despite this complexity the matrix structure is widely used in many industries. Although it is a complex structure, but ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, रिसर्च एंड डिफेंस हो गया, ये सब है। अब अंडरलाइन करो, some advantages of matrix structure are that project objectives are clear, there are many channels of communication, workers can see the visible results of their work, and shutting down a project is accomplished relatively easily. प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि दो हेड है, लोग उस हिसाब से प्रोजेक्ट वाइज या प्रोडक्ट वाइज बनाया गया है टीम को, तो काम जल्दी हो जाता है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर रहता है कि एग्जैक्टली काम क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और साथ ही साथ जो रिजल्ट है वो भी दिखता है सामने आता हुआ। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे, in order for a matrix structure to be effective, organization need planning, training and mutual understanding of roles and responsibilities. इंटरनल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एकदम जनरल सा बात है। फाइन। आगे, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली बाय बिजनेस बिकॉज दे आर परस्यूइंग स्ट्रेटजीज एड न्यू प्रोडक्ट्स, कस्टमर ग्रुप्स एंड टेक्नोलॉजी टू देयर रेंज ऑफ एक्टिविटीज। तो ये तो हमें समझ में आ ही गया, समझ ये ऊपर जब हम लोग पढ़ना शुरू किए तब से ही कि बेसिकली मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फॉलो ही हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग का रिजल्ट जो है वो क्लियरली विजिबल हो, राइट? तो बिजनेसेस जो नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में, उसके लिए ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम करता है। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर एक टीम बना दो। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर वाज डेवलप्ड टू कंबाइन द स्ट्रेटजी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। पढ़ लिया? वही चीज है यहाँ पर। अब देखो नीचे जो डायग्राम दिख रहा है, बेसिकली हम लोग समझ चुके हैं, तो अब डायग्राम वापस से समझने का कोई दरकार नहीं है। डायग्राम के नीचे वाला जो लाइन शुरू हो रहा है वहां आ जाओ। द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज ऑफन फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशन और विद इन एन एसबीयू व्हेन द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस एग्जिस्ट। इसको अंडरलाइन कर लो। तीन कंडीशन जब है, हमें दिख रहा है, तब हमें मैट्रिक्स स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इवन बहुत बार एसबीयू भी फॉलो करती है। एसबीयू मतलब समझ क्या है, क्या होता है? एसबीयू के अंदर जब ग्रुप बन गया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बन गया, तो बहुत बार वो लोग भी ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर उसके अंदर फॉलो करती है। ठीक है? क्या क्या तीन कंडीशन है? पहला, आइडियाज नीड टू बी क्रॉस फर्टिलाइज अक्रॉस प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स, यानी हम लोगों को चाहिए आइडिया दोनों शेयर करे। देखो कैसे शेयर करेगी, अभी हम लोग एग्जांपल लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, राइट?
प्रोडक्ट वाले लोग अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएंगे ही नहीं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन मेन आपको रखना है अपने प्रोडक्शन में, तो डोंट यू थिंक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर अपने मन से कुछ भी बना देगी? और एक बार प्रोडक्ट बन गया तो फिर तो उसमें कितना चेंजेस कर पाओगे, राइट? लाइक फोन, फाइन। तो पहले ही वो आइडिया शेयर करके आपस में डिसाइड कर लेंगे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग में मेन चीज क्या होना चाहिए, क्या कलर होगा, क्या साइज होगा, ये पहले ही डिसाइड होगा ना, तभी तो प्रोडक्शन होगा। तो देयर हैव टू बी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगी नहीं आप जो बोल रहे हैं वो करना मुश्किल है क्योंकि वो रॉ मटेरियल यहाँ मिलता नहीं है, तो दे विल अगेन थिंक ऑफ इट। तो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट फिर सोचेगी, इसके ऊपर सोचेगी कि नहीं हमें यही देना है एज पर मार्केट डिमांड, तो फिर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, कहीं से भी लेकर आएंगे, और नहीं हम लोग इसका अगर कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स है तो उस पर सोचेगी। तो देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, करेक्ट? पहला कंडीशन। दूसरा, रिसोर्सेस आर स्केर्स। अभी जस्ट हम ये एग्जांपल में आपको कवर करवा दिए, रिसोर्सेस क्या है, कम है। तो अगर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज नहीं होगा, एक बार लगा प्रोडक्शन वाले लोग कुछ भी बना दिए अपने हिसाब से, फिर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बोले नहीं ये करना है, तो फिर रिसोर्सेस लगेगा। तो ना रिसोर्सेस ज्यादा है ना पैसे ज्यादा है कि नहीं? तीसरा, एबिलिटीज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड टू मेक डिसीजन नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। इंफॉर्मेशन आपस में डिस्कस करने से क्लियर होगा, एक दूसरे को पता चलेगा और डिसीजन लेना आसान होगा, करेक्ट? तो ये 3 कंडीशन है। कोई दिक्कत? क्लियर है? आ जाओ नीचे। चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, यहाँ पे आपको बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में थोड़ा सा चेंज आया है। पहले क्या होते थे, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े कॉर्पोरेशन होते थे, अभी छोटे छोटे बना दिए हैं ताकि काम करना आसान हो जाए। पहले वर्टिकल था, ऊपर नीचे, अभी साइड साइड हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया ताकि कम्युनिकेशन ईजी हो। पहले सेंट्रलाइज था, अब डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। पहले वर्टिकल इंटीग्रेशन था, वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या था? ऊपर नीचे का, हाँ, जैसे ऊपर नीचे था, हाँ गुड। प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हाँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड भाई बताने की कोशिश। राइट, फॉरवर्ड बैकवर्ड पढ़ा था हमने। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही या तो कुछ आगे का काम करने का सोचते हो या पीछे का काम करने का सोचते हो, लेकिन नए तरीके से अगर देखा जाए न्यू, तो उसमें आउटसोर्सिंग एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है। आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर काम को हम लोग बाहर से ले ही लें, अपना ही क्या एक्सटेंड करेंगे, बाहर से ले लें, तो अपना झंझट खत्म, सामने वाला भी स्पेशलाइज्ड है उसमें, तो वो हमारा एक सॉर्ट ऑफ, इट्स नॉट मर्जर, इट्स नॉट अलायंस, बट इट्स आउटसोर्सिंग। आप वो काम जो आप खुद नहीं कर सकते हो वो सामने से किसी और से ले लो, दैट इज आउटसोर्सिंग। तो इस वे में लोग अभी न्यू, इसको बोलते हैं न्यू ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। फाइन। नेक्स्ट, ओल्ड में क्या था, वर्क और क्वालिटी टीम्स, अभी ऑटोनॉमस वर्क टीम। पहले क्या था, एक पर्टिकुलर वर्क के हिसाब से बांटा जाता था, ठीक है, या तो वर्क या क्वालिटी के हिसाब से। अभी क्या ऐसा नहीं है, जिसका जो जरूरत है उसके हिसाब से टीम बना दिया जाए। फाइन। उसके बाद फंक्शनल वर्क टीम्स। ओल्ड में क्या आता है, फंक्शनल वर्क टीम्स। फंक्शनल मतलब क्या हो गया, एक ही फंक्शन के लोग एक ही साथ काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, अब मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हो गया, 2 अलग अलग फंक्शन के लोग भी आपस में काम कर रहे हैं। तो ये हो गया न्यू ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, जिसका जब जरूरत है प्रोजेक्ट बेसिस पे मिला दो, 2 डिपार्टमेंट को मिला के एक टीम बना दो। फाइन। पहले क्या था, ट्रेनिंग नहीं होता था, अभी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि रिजल्ट्स अच्छे आए। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड जॉब डिजाइन फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल। पहले क्या था, हम लोग इंडिविजुअल पे फोकस करते थे, अब नहीं है, अब हम लोग वैल्यू चेन टीम पे फोकस करते हैं। यानी एक पर्टिकुलर काम क्या है उसके हिसाब से लोग ढूंढ रहे हैं, ठीक है, लोग के हिसाब से काम नहीं कर रहे। समझ आया? चलो नीचे आ जाओ। फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, डेविस एंड लॉरेंस हैव प्रपोज्ड 3 डिस्टिंक्ट फेजेस। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो हमारे 2 महान लोग थे, डेविस और लॉरेंस, ये दोनों ने हमें 3 फेजेस बताए कि ये 3 फेज से आप कैसे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को बना सकते हो। तो 3 फेजेस क्या क्या है? पहला, क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। टेम्पररी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स आर इनिशियली यूज्ड व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट लाइन इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तब क्या होता है, तब टेम्पररी बेसिस पे हम लोग अलग अलग फंक्शनल टीम्स को लेकर आते हैं आपस में काम करने के लिए। फाइन। प्रोजेक्ट मैनेजर इज इन चार्ज एज द की हॉरिजॉन्टल लिंक। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो मेन हो जाता है। क्लियर है? आगे, प्रोडक्ट या ब्रांड मैनेजमेंट। If the cross-functional task force becomes more permanent, the project manager becomes the product or brand manager and the second phase begins. First step क्या था? First step था एक प्रोजेक्ट मैनेजर बना दो, ठीक है। दूसरा स्टेप ये था कि जब प्रोजेक्ट मैनेजर का काम फिक्स हो गया, परमानेंट हो गया, तब वही प्रोजेक्ट मैनेजर या तो प्रोडक्ट मैनेजर बन जाता है या फिर ब्रांड मैनेजर बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, function is still the primary organizational structure but the product or brand manager act as integrators of semi permanent product or brand. फंक्शनल तो पहले से है, फंक्शनल में थोड़ी ना चेंज आ रहा है, फंक्शनल तो पहले से। हमने एक नए प्रोडक्ट मैनेजर को बनाया,
वही प्रोडक्ट मैनेजर क्या करती है, वही प्रोडक्ट मैनेजर बाद में जब एक बार फिक्स हो गया कि इसको क्या काम करना है, तो वही बन जाती है क्या, या तो ब्रांड मैनेजर या फिर प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। और फिर फंक्शनल जो डिपार्टमेंट है उसके लोग अंदर घुसते हैं, वो तो पहले से थे ही, ठीक है, पर उनको फिर अपने इस प्रोसेस में अंदर लिया जाता है। कौन से प्रोसेस में, इसी प्रोडक्ट के डिजाइनिंग के, मतलब इस प्रोडक्ट के पूरा इंटायर प्रोसेस में, फाइन। उसके बाद आता है मैच्योर मैट्रिक्स। मैच्योर मैट्रिक्स इज द थर्ड एंड फाइनल फेज ऑफ मैट्रिक्स डेवलपमेंट। इसमें डुअल अथॉरिटी स्ट्रक्चर आता है। तो पहले से फंक्शनल तो थी ही, नया हमने प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया ही, प्रोजेक्ट मैनेजर को फिक्स कर दिया, उसकी टीम प्रिपेयर कर दी। उसके बाद सेकंड फेज में क्या आया, वही इंसान क्या बन गया, प्रोडक्ट या ब्रांड मैनेजमेंट मैनेजर बन गया, और फंक्शनल जो डिपार्टमेंट है उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, मतलब दोनों को मिला दिया। अब जैसे ही दोनों को मिलाए तो क्या हुआ, थर्ड या फाइनल फेज, इसको थर्ड फेज बोलो या फाइनल फेज बोलो, ये हो गया मैच्योर मैट्रिक्स, यानी यहाँ पर दो मेन आपके हेड्स क्रिएट हो गए, ठीक है। दे आर परमानेंट, अब दोनों क्या हो गया, परमानेंट हो गया। जितने भी इंप्लॉइज हैं दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों वे से कनेक्टेड है। इंप्लॉइज से बात कर रहे हैं, इंप्लॉइज अपने हेड से बात कर रहे हैं, फाइन। Functional and product managers have equal authority and must work well together to resolve disagreements over resources and priorities. अब दोनों हेड क्या करेंगे, दोनों हेड परमानेंट हो गए, दोनों आपस में डिस्कस करेंगे, इक्वल अथॉरिटी रहेगा और काम करेंगे, फाइन। तो यही आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। इसमें लास्ट में यही बोला है कि देखो ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बहुत पॉपुलर नहीं है, क्योंकि यही इंप्लीमेंटेशन करने में बहुत बार दिक्कत आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है, आ जाओ। नेक्स्ट शुरू होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसके बारे में आप लोगों ने पहले बहुत बार सुना होगा। नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, पढ़ो। अ रेडिकल organizational design, the network structure is an example of what could be termed a non-structure by its virtual elimination of in-house business function. Many activities are outsourced. नेटवर्क स्ट्रक्चर में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज हमें आउटसोर्स करने पड़ते हैं, बाहर से लेने पड़ते हैं, अंडरलाइन करो, many activities are outsourced. आगे, a corporation organized in this manner is often called a virtual organization because it is composed of a series of project groups or collaborations linked by constantly changing non-hierarchical firm web-like networks. The network structure becomes most useful when the environment of a firm is unstable. Underline करो, नेटवर्क स्ट्रक्चर का काम तभी आता है जब फर्म अनस्टेबल है और अनस्टेबल ही रहने वाली है ऐसा लग रहा है, ठीक है। Under such condition, there is usually a strong need for innovation and quick response. Instead of having salaried employees, it may contract with people for a specific project or a length of time. अब आपने सुना है, कौन सी तो कंपनी है अपनी डिजाइनिंग करवानी है, उसमें सबसे बेस्ट चीज है। नहीं, हाँ, क्योंकि उन लोग प्लानिंग खुद से करती है, लेकिन बाकी सब कुछ आउटसोर्स होता है। लाइक इंटीरियर डिजाइनर्स जो होते हैं, उन लोग जो कपड़ बन रहा है तो उसके लिए अलग बुलाते हैं, या फिर ग्लास का जो वर्क होता है, ऊपर का सीलिंग कंस्ट्रक्शन, सबके लिए अलग अलग पार्टीज बुलाते हैं। उन लोग को खुद का कुछ नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग चीजों का आउटसोर्स करते हैं। उन लोग से प्लान करते हैं पूरा, और फिर बाकी अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को देके पूरा चीज करते हैं। ओके, बोल सकते हैं। तो हमारी खास स्टूडेंट सुकन्या का कहना है कि इंटीरियर डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, जिसमें इंटीरियर डिजाइनर्स बेसिकली प्लान करती है, जो कंपनी है वो प्लान करती है और बाकी सब आउटसोर्स करती है। जैसे आर्किटेक्ट आउटसोर्स करती है, कंस्ट्रक्शन आउटसोर्स करती है, जो मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स, लेबर्स, ये सब आउटसोर्स होता है, ठीक है। बोल सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। बेसिकली ये नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का आप ऐसा समझो जैसे LIC के एजेंट्स हो गए ना, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर। क्या होता है, LIC कंपनी है, लेकिन इसके अंदर सैलराइड एम्प्लॉइज नहीं है। इसके अंदर क्या है, आप एजेंसी ले लो, एजेंट क्या करेगा, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, या फिर किसी को एजेंट बनना है तो अपने अंदर एजेंट बना देगा, सब एजेंट। फिर वो सब एजेंट क्या करेगा, अपने कस्टमर्स अट्रैक्ट करेगा, उसमें से अगर किसी कस्टमर को ही एजेंट बनना है तो वो सब एजेंट, ठीक है, तो वो एजेंट उसके अंदर आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक इंसान ऐसा एजेंट, मान लो फर्स्ट स्टेज हो गया, मैंने 5 एजेंट्स बना दिए, हम LIC की कंपनी है, मैंने 5 एजेंट्स बना दिए, ठीक है। अब वो 5 एजेंट क्या करेंगे, अपने अपने कस्टमर्स को टारगेट करेंगे, अपने अपने कस्टमर्स को LIC करवाएंगे, जिसका कमीशन उनको मिलेगा, राइट। LIC का पैसा तो मेरे पास आया, प्रीमियम का पैसा तो मेरे पास आया, बट उन एजेंट्स को कमीशन मिला। दे आर नॉट सैलराइड एम्प्लॉइज, दे आर गेटिंग अ कमीशन ऑन सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट बेसिस। ये प्रोजेक्ट जैसा ही हो गया कि आप अपने कस्टमर्स को कन्विंस करो टू टेक LIC, करेक्ट। अब वो जो कस्टमर्स है उनमें से मान लो सब इन 5 ने अपना खुद का 10-10 कस्टमर्स बनाया, तो वो 10-10 कस्टमर्स का इनको कमीशन मिला। अब उन्हीं 10 में से मान लो एक कस्टमर एजेंट बनना चाहता है,
तो यही एजेंट अपने अंदर उसको एजेंट बना लेगा, राइट। तो इस वे में फिर वो अपना कस्टमर अट्रैक्ट करेगा, तो इस वे में प्रोसीड कर रहा है, इस वे में मार्केट में जा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर यही होता है। आगे पढ़ो। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स रिप्लेस सर्विस दैट द कंपनी कुड प्रोवाइड फॉर इटसेल्फ थ्रू वर्टिकल इंटीग्रेशन। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सप्लायर है और आप मतलब बार बार सप्लायर या तो चेंज कर रहे हो या फिर अपना खुद का सप्लाई का सोच रहे हो ताकि वर्टिकली इंटीग्रेट कर पाओ, वो सब नहीं है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बन गया और उसी बेसिस पे चलता रहता है। Electronic markets and sophisticated information systems reduce the transaction cost of marketplace, thus justifying a buy over make decision. सीधा खरीदो, right? Rather than being located in a single building or area, the organization business functions are scattered at different geographical locations. क्या LIC का जो काम है वो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक स्टेट या एक ही स्पेसिफिक रीजन से रिलेटेड है? नहीं, पूरा जगह फैला हुआ है थ्रू एजेंट्स, राइट? वैसे ही होता है यहाँ। The organization is in effect only a shell with a small headquarter acting as broker. तो broker का काम क्या होता है? कमीशन लेना, वही है। Electronically connected to some completely owned divisions, partially owned subsidiaries and other independent organization. It is in its ultimate form, the network organization is a series of independent firms or business units linked together by a common system that designs, produces or markets a product or service. समझ आया? तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेड है, बाकी सब अपना अपना छोटा 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 ग्रुप बना रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उसके अंदर और फर्दर काम है, एंड सो ऑन इट गोज। समझ आया? अनदर एग्जांपल ऑफ सच अ कंपनी जहाँ प्रोडक्ट है, जैसे कि LIC का तो मैंने सर्विस का एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। प्रोडक्ट में जैसे कंपनी है मोदी केयर बोल के, तो वो कंपनी क्या करती है? वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, तो सब मोदी केयर ब्रांड का ही होगा। उसमें आपके फेस के सोप हो गए, फेस वॉश हो गया, हैंड वॉश हो गया, फिर जो हम लोग घर में नॉर्मल यूज करते हैं ना, कपड़ा धोने का साबुन है, तो जो भी आइटम्स हम लोग नॉर्मली ग्रोसरी का घर पे यूज करते हैं, ठीक है, तो ये कंपनी क्या करती है? मोदी केयर, ये कंपनी है एक जिसके इतने प्रोडक्ट्स हैं, ये एजेंट बनाती है। अब मान लो हम वो कंपनी है, हम ओनर है उस कंपनी के, मैंने सुकन्या को एजेंट बना दिया, तो अब सुकन्या क्या करेगी? अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदेगी वो मेरा मोदी केयर का खरीदेगी, राइट? फिर ये कस्टमर ढूंढेगी और इसके जो कस्टमर होंगे, जो इसके कस्टमर मेरे ब्रांड का सामान खरीदेंगे, उस पे सुकन्या को कमीशन मिलेगा। मान लो सुकन्या की कस्टमर है स्नेहा, ठीक है, स्नेहा अपने घर के लिए सामान खरीदी, नॉर्मल ग्रोसरी का जो भी सामान है, ठीक है, फेस वॉश हो गया, हैंड वॉश हो गया, जो भी नॉर्मल प्रोडक्ट्स है, कपड़ा धोने का साबुन, बर्तन मांजने का साबुन, ठीक है, जो भी, अब वो खरीदी, उसका कमीशन जाएगा सुकन्या को। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सुकन्या की कस्टमर है स्नेहा। अब स्नेहा क्या की? स्नेहा सोची मैं भी एजेंट बन जाती हूँ। स्नेहा एजेंट बन गई। स्नेहा की एक फ्रेंड है, फ्रेंड का नाम बोलो कोई भी, भूमिका। तो स्नेहा की एक फ्रेंड है भूमिका। अब स्नेहा जो सामान भूमिका को बेचेगी, उसका कमीशन स्नेहा को भी मिलेगा, सुकन्या को भी मिलेगा। क्लियर हुआ? तो हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने एजेंट्स बना रहे हैं। एजेंट्स अपने कस्टमर्स बना रही है, उसका कमीशन उनको मिल रहा है, मेरा क्या फायदा हो रहा है? मेरे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। समझ आया? हम यहाँ पर ग्रोसरी शॉप में जाके अपने प्रोडक्ट्स नहीं लिस्ट करवा रहे हैं, हम अपने ग्रोसरी शॉप में जाके नहीं बेच रहे हैं, थ्रू सप्लाई चेन नहीं बेच रहे हैं। यही है मेरा सप्लाई चेन। दिस इज नेटवर्क स्ट्रक्चर। एमवे। क्लियर है? बोलो। ठीक है, समझ आया? चलो आ जाओ आगे। तो देखो यहाँ पर कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स बेसिकली ब्रोकर है। अब ब्रोकर के आसपास क्या है? डिजाइनर्स है, अकाउंटिंग है, सप्लायर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कस्टमर सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरर है। ये बस एक नेटवर्क वो बना के दे दिया। बोलो। हाँ आगे। Companies like Airtel use their network structure in their operation function by subcontracting manufacturing to other companies in low cost. ये आउटसोर्सिंग के हिसाब से एग्जांपल लिया है। एयरटेल भी नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉलो करता है। कैसे? वो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पार्ट है उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया दूसरे कंपनी के साथ, ताकि लो कॉस्ट पे उसका काम निकल पाए। A network organization structure provides an organization with increased flexibility and adaptability to cope with rapid technological change and shifting patterns of international trade and competition. It allows a company to concentrate on distinctive competencies while gathering efficiencies from other firms who are concentrating their efforts on their areas of expertise. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे
आप वो काम आउटसोर्स कर लेते हो जो आप खुद नहीं करना चाहते, एक आदमी को कर लिया जो खुद उस काम में एक्सपर्ट है, जैसे प्रोडक्शन हम नहीं करके हम क्या किया, प्रोडक्शन किसी और से करा रहे, ब्रांड अपना लगवा रहे और एजेंट्स बना दिए, माल बेच रहे। क्लियर है? द नेटवर्क डज हैव डिसएडवांटेजेस। अब शुरू होता है कि इस नेटवर्क का क्या क्या डिसएडवांटेज है। अंडरलाइन करो, द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूमरस पोटेंशियल पार्टनर्स कैन बी अ सोर्स ऑफ ट्रबल। ये एजेंट बनाना इतना आसान नहीं है, समझ आया? तो ये एक सोर्स ऑफ ट्रबल है। आगे, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट फंक्शंस टू सेपरेट सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स में कीप द फर्म फ्रॉम डिस्कवरिंग एनी साइनर्जीज बाय कंबाइनिंग एक्टिविटीज। मतलब आप जो अलग अलग सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर से काम करवा रहे हो तो बहुत बार ये उस हिसाब से वर्क नहीं करता है। जैसे आप खुद प्रोडक्शन करोगे तो यू विल मेक श्योर कि प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ ना हो, प्लस आप उसको अपने हिसाब से स्पेशलाइज भी कर सकते हो, बट दैट इज नॉट द केस अगर आप वो काम आउटसोर्स कर रहे हो तो। करेक्ट? आगे, if a particular firm over specializes on only a few functions, it runs the risk of choosing the wrong function and thus becoming non competitive। अगर एक पर्टिकुलर फर्म स्पेशलाइज कर ली किसी एक काम के ऊपर तो आपका काम वहां पर टकमगा जाएगा। ठीक है? मतलब सिंपल समझो, अगर कॉम्पिटिटर्स आपसे अच्छा वो नेटवर्क बना ली तो आप गए। करेक्ट? यही चीज यहां पर बोला है। आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ का 1 2 3 थर्ड लाइन में। द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अ पार्ट ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म रिक्वायर्स दैट ईच वर्कर बिकम सेल्फ मोटिवेटेड कंटिन्यूअस लर्नर। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई भी इन्वॉल्व है वो खुद अपने आप को मोटिवेट करता है और एक कंटिन्यू सीखता रहता है काम करते करते। Employees may lack the level of confidence necessary to participate actively in organization sponsored learning experiences। यहाँ पे जल्दी से कोई आके सीखना नहीं चाहता। आप देखोगे जो एजेंट है, अगर कोई आपको कभी कन्विंस किए होंगे तो वो मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उस कंपनी का जाते हैं, पर जरूरी है कि आप भी इंटरेस्टेड रहोगे। आप बोलोगे ठीक है हम एजेंट बन जाते हैं, मीटिंग में हम नहीं जाएंगे। करेक्ट? इट कैन बी the flatter organization structure that accompany contemporary structures can seem intrusive as a result of their demand for more intense and personal interaction with internal and external stakeholders। बहुत लोगों को तो ये वाले टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना उसके बारे में क्योंकि पता नहीं होता है और वैसा कोई पर्सनल टच नहीं होता है, इसकी वजह से बहुत लोग इसको फ्रॉड भी समझते हैं। ठीक है? विश्वास नहीं करते जल्दी, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, आ जाओ नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो टाइप का स्ट्रक्चर है वो है आवर ग्लास स्ट्रक्चर। ये वाला अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आवर ग्लास स्ट्रक्चर के ऊपर तो इसका जो डायग्राम दिया हुआ है ये भी बना देना। ठीक है? इसका डायग्राम में आ जाओ और देखो ये डायग्राम कैसा दिख रहा है। ऊपर में वाइड है, बीच में नैरो है और लास्ट में वाइडेस्ट है, सबसे ज्यादा फैला हुआ है। दिख रहा है? आ जाओ आवर ग्लास स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। The role played, ये करो सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो, the role played by middle management is diminishing as the tasks performed by them are increasingly being replaced by technological tools। 3 लेवल है, ऊपर मिडिल नीचे। ठीक है? तो क्या हो रहा है, ये जो मिडिल लेवल है इसके काम को रिप्लेस कर दिया जा रहा है बाय टेक्नोलॉजी, इसीलिए मिडिल के लोग कम है। तो यहाँ पर वापस एक बार डायग्राम देखो अच्छे से, ऊपर में लोग हैं, नीचे में कम है, इसीलिए नीचे में सिकड़ा हुआ है। राइट? और सबसे नीचे मिडिल में सिकड़ा हुआ है और सबसे नीचे जो है वो क्या है, वाइडेस्ट है, यानी सबसे ज्यादा फैला हुआ है क्योंकि एम्प्लॉइज नीचे काम कर रहे हैं। बीच में टेक्नोलॉजी है, बीच में लोग कम है, टेक्नोलॉजी है, और ऊपर में जो ओनर्स है वो है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ओनर और एम्प्लॉय कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हमें हेड्स का जरूरत नहीं है, मैनेजर्स की जरूरत नहीं है। क्लियर है? वो हुआ आवर ग्लास स्ट्रक्चर। चलो पढ़ते हैं फोर्थ लाइन। Hourglass organization structure consists of 3 layers with constricted middle layer. The structure has a short and narrow middle management level. Information technology links the top and bottom levels in the organization, taking away many tasks that are performed by middle level managers. A shrunken middle layer coordinates diverse lower level activities. तो यहाँ पे यही बता रहा है कि आपका middle layer जो है वो क्या है, वो shrunken है। क्यों shrunken है? क्योंकि यहाँ ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोगों की जरूरत है नीचे काम करने वाले में, इसीलिए नीचे देखो वाइडेस्ट है। करेक्ट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिंक्स द टॉप एंड बॉटम लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, टेकिंग अवे मेनी टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय मिडिल लेवल मैनेजर्स। अश्रंकेन, ये तो पढ़ लिया ना। कॉन्ट्ररी टू ट्रेडिशनल मिडिल लेवल मैनेजर्स हु आर ऑफन स्पेशलिस्ट, द मैनेजर इन द आवर-ग्लास स्ट्रक्चर आर जनरलिस्ट। अंडरलाइन करो, द मैनेजर्स इन द आवर-ग्लास स्ट्रक्चर आर जनरलिस्ट एंड परफॉर्म वाइड वैरायटी ऑफ टास्क। They would be handling cross-functional issues
emanating such those from marketing, finance और production। यहाँ पे नैरो मिडिल लेवल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लोग कम है, टेक्नोलॉजी से बात हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे मिडिल लेवल, मिडिल में जो लोग हैं वो लोग स्पेशलिस्ट होना जरूरी नहीं है, जनरल काम के लिए लोग रखा गया है। समझ आया? नॉर्मली अगर 3 लेवल का कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो मिडिल वाले लोग एक्सपर्ट हैं क्योंकि वो लोग मैनेजर्स हैं, ठीक है? यहाँ के जो मैनेजर्स हैं आवर क्लास स्ट्रक्चर में, यहाँ के जनरल लोग हैं, कोई भी वो काम कर लेगा, बस लोग थोड़ा बहुत रखा गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन और बेसिक टास्क। यहाँ स्पेशलिस्ट होने का जरूरत नहीं है, जैसे अकाउंट्स हेड का जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल जो अकाउंटेंट वाला काम भी देख सकता है, अकाउंटिंग का नॉलेज है, थोड़ा टेक्निकल वर्क जानता है, ऑफिशियल क्लर्कियल वर्क जानता है, उसको भी यहाँ पर बीच में रखा जा सकता है। क्लियर है? फर्क समझ आया? आ जाओ डायग्राम के नीचे। आवर क्लास स्ट्रक्चर ऑब्वियसली कॉस्ट कम करेगा क्योंकि मिडिल में स्पेशलिस्ट नहीं रख रहे हम लोग, राइट? और यहाँ पर क्योंकि ओनर और नीचे में जो एम्प्लॉइज हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिवनेस भी ज्यादा होगा, डिसीजन मेकिंग ज्यादा इजी हो जाएगा, करेक्ट? एम्प्लॉइज हेड को बोलेंगे, हेड ओनर को बोलेगा, फिर ओनर हेड को बोलेगा, हेड फिर एम्प्लॉय को बोलेगा, इतना जरूरत ही नहीं है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर क्या डिसीजन मेकिंग इजी हो जा रहा है, करेक्ट? डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी शिफ्टेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट इट इज फास्टर। सबसे अच्छा से काम एम्प्लॉइज करते हैं, मतलब सबसे क्लोज अगर कोई कस्टमर के होता है तो वो एम्प्लॉइज होते हैं, राइट? तो एम्प्लॉइज अगर डायरेक्ट ओनर से कम्युनिकेट करेंगे तो ओनर डिसीजन जल्दी ले पाएंगे क्योंकि उनका जो ओनर का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है? एम्प्लॉइज है। तो बीच में जो हेड है उसको हटाओ, डायरेक्ट एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा, तो ओनर जल्दी डिसीजन ले पाएंगे। क्लियर है? ओके, आ जाओ नेक्स्ट देखो। कंटिन्यूटी एट द सेम लेवल में ब्रिंग मोनोटोनी एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कीप मोटिवेशन लेवल्स हाई। अब कितना बार होता है कि ओनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मोटिवेट करते रहे एम्प्लॉइज को, और एम्प्लॉइज का नेचर ऐसा होता है कि उनको बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। सो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है यहाँ पर, फाइन। Organizations try to overcome these problems by assigning challenging tasks। तो ओनर्स क्या करते हैं? रिवॉर्ड रख देते हैं कि जो एम्प्लॉय सबसे ज्यादा सेल लाके देगा उसको इतना % कमीशन या बोनस मिलेगा, इस तरह का कुछ रिवॉर्डिंग रख देते हैं ताकि सो दैट दे आर मोटिवेटेड और चैलेंजिंग टास्क ले पाए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आ जाओ नीचे।